हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2025 न्यू फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे और इसी दिन के साथ साथ काफ़ी छोटे बड़े चेंजेस हो रहे हैं। उसी सीरीज में टैक्स ऑडिट की रिपोर्टिंग में फॉर्म 3CB 3CD की रिपोर्टिंग फॉर्मेट में भी काफ़ी छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टैक्स ऑडिट में 1 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे लेके चल रहा हूँ। पहला जो चेंज हुआ है वो क्लॉज 12 में एक नया क्लॉज ऐड हुआ है 44 BBC को लेकर। ये BBC वो न्यूज़ चैनल नहीं है। 44 BBC कहता क्या है, कोई नॉन रेसिडेंट जो क्रूज शिप वगैरह ऑपरेट करते हैं इंडिया में, वो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नया सेक्शन ऐड हुआ था। तो अब क्योंकि नया सेक्शन ऐड हुआ था तो उसकी रिपोर्टिंग भी फॉर्म 3CD में ऐड हो चुकी है। किस क्लॉज में? क्लॉज 12 में 44 BBC क्रूज शिप नॉन रेसिडेंट की रिपोर्टिंग यहां पर ऐड की गई है। अगला जो है वो आप कह सकते हो कुछ ऐड नहीं किया गया है, बल्कि इस बार कुछ चीजों को डिलीट किया गया है। जी हाँ, क्लॉज 19 में हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिडक्शंस मिलती हैं उसको रिपोर्ट करते थे। जैसे भाई कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वहां पैसा लगाया, डिडक्शन मिल जाती थी। कोई बैकवर्ड एरिया में आपने फैक्ट्री डाली तो आपको मिल जाता था डिडक्शन। उसी तरह अलग अलग डिडक्शंस थे। तो पहले इससे रिलेटेड जो 32AC AD AC 35CCB ये जो सेक्शन जिसमें रिपोर्टिंग करनी होती थी उसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दी गई है। क्लॉज 19 हटा दिया गया है। ठीक है सर। उसके बाद क्लॉज 21 इसमें एक नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को ऐड किया गया है। सर क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है? देखिए, कोई SSC है, उसने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ में कोई भी नॉन कंप्लायंस किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, लॉ को नहीं माना, उसकी वजह से उसके ऊपर लग गई पेनाल्टी या इंटरेस्ट या कोई लेट फीस या कोई भी किसी भी तरीके का उसको दंड मिला, तो जब उसको सेटलमेंट करने के लिए जो खर्चा करते हैं ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो डिसअलाउ हो जाता है, क्योंकि एक तो आपने लॉ को नहीं माना, उस लॉ को नहीं मानने पर आपके ऊपर पेनाल्टी लगी। अब उस पेनाल्टी के सेटलमेंट में आप पैसा दे रहे हो तो उसको आप एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते हो। उसी की रिपोर्टिंग को यहाँ पर क्लॉज 21 में टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में ऐड किया गया है। ठीक है सर। अगला जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो रिलेटेड है MSME से। हमें पता है क्लॉज 22 में MSME से रिलेटेड 2 चेंज लास्ट ईयर हो गए थे। कौन से थे? जब हम MSME को टाइम पर पैसा नहीं देते हैं तो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो भी इनएडमिसिबल होता है, वो भी डिसअलाउ होता है। और जो अमाउंट पेबल होता है MSME को, अगर आपने ड्यू डेट के अंदर नहीं दिया तो वो भी डिसअलाउ होता है। अब MSME को हम लोग कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज का टाइम होता है, एग्रीमेंट है तो 45 डेज में पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये तो लास्ट ईयर तक था। इस बार नया क्या है वो है क्लॉज C। यहां पर अब आपको ब्रेकअप देना है ऑफ टाइमली एंड डिलेड पेमेंट। मतलब पूरे साल में जितने भी आपके MSME के पेमेंट्स थे, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट थे, क्या आपने MSME एक्ट की डेडलाइन को फॉलो किया है? कितना पेमेंट आपने टाइम से किया है, विद इन 15 डेज, विद इन 45 डेज, कितना आपने ड्यू डेट के बाद किया है, पूरी आपको लिस्ट यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये एक चेंज हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। और इसमें आपको ये भी बताना है कि भाई जो आपने अमाउंट पे किया है MSME को, तो वो जो टाइम दिया गया है अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट, कितना आपने विद इन द ड्यू डेट आपने पे करा है और नॉट पेड अप टू द टाइम गिवन अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट। तो यहाँ पर अब आपको दोनों चीज़ें देनी है, कितना ड्यूरिंग द ईयर में आपको आपने पे कर दिया है और कितना आपने ड्यू डेट के बाद पे करा है। यहाँ पर अब एक कन्फ्यूज़न हो गया है। कन्फ्यूज़न क्या हो गया है? अभी तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि जितना बैलेंस होता है 31 मार्च में, अगर वो 45 डेज से ज़्यादा पेबल है तो भैया वहाँ पर डिसअलाउ हो सकता है। बट जब अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आपसे ये कह रहा है कि भाई पूरे साल में आपको ये बताना है कि आपने विद इन 15 डेज, विद इन 45 डेज जो भी ड्यू डेट है आपकी, अगर उससे पहले आपने नहीं पे करा है पूरे साल में, ठीक, 31 मार्च का बैलेंस नहीं, पूरे साल में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनएडमिसिबल फॉर द प्रीवियस ईयर। जबकि 43B
या जो ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होता है बैलेंस के ऊपर। भाई 31 मार्च में जो बैलेंस है उसी पे तो आप चेक करोगे ना कि भाई ड्यू डेट से पहले पे करा है कि नहीं पे किया है। पूरे साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो अलग बात है, हमें देखना होता है 31 मार्च का बैलेंस। तो मुझे लग रहा है इससे रिलेटेड आने वाले दिनों में कोई क्लैरिफिकेशन या कोई गाइडलाइंस ज़रूर आएगी, बिकॉज यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि अब एमएसएमई का जो पेमेंट हम करेंगे तो हमें 31 मार्च का बैलेंस देखना है कि पूरे साल में देखना है कितना ड्यू डेट से पहले पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि जो पूरे साल में हमने विद इन ड्यू डेट पे नहीं करा है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो रहा है। फिलहाल ये एक चेंज है क्लॉज 1422 में, अब हमें टाइमली और डिलेड पेमेंट का ब्रेकअप भी देना है। अच्छा सर, उसके अलावा एक बहुत छोटा सा चेंज है, कुछ क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है क्लॉज 26 में, जो 43B जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, उससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन कुछ एडजस्टमेंट को यहाँ पर नोटिफाई किया गया है, क्लैरिफाई किया गया है। उसके अलावा क्लॉज 28 29 को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है, अलविदा बोल दिया गया है। क्लॉज 28 29 होता क्या था सर, अगर मैं यहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ले चलूँ तो क्लॉज 28 होता था कि जब कोई एसएससी कोई भी प्रॉपर्टी शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी, ठीक है, जब वो उसको रिसीव करता था, ठीक है, और उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम पे रिसीव करता था, तो एक तो वो रिपोर्ट करना होता था, ठीक है, और उसी से मिलता जुलता था क्लॉज 29। तो अब ये जो दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट है ना, इसको हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। 29 कहता था कि वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एसएससी ने कोई ऐसा कंसिडरेशन रिसीव किया है शेयर इश्यू करने की वजह से जो एक्सीड करता था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, तो उसको भी रिपोर्ट करना होता था कि 10 की चीज़ आपने बेची बट आपके पास आए 100 रुपए, तो उसको रिपोर्ट करना होता था। क्लॉज 28 29 उसको हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है और कहा यह गया है ताकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को और ज़्यादा सिंप्लीफाइंग और यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टैक्स प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके अलावा जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है क्लॉज 31, जिसमें हम लोग अभी तक क्या रिपोर्ट करते थे, लोन और एडवांसेस, लोन और डिपॉजिट जो एसएससी ने दे रखा है या फिर ले रखा है। अब हमें पता है कि 20,000 से ज़्यादा कैश में ना लोन और डिपॉजिट दे सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड चेंज क्या हुआ है कि अब एक ड्रॉप डाउन को वहाँ पर ऐड ऑन किया गया है। उसमें क्या आपको सेलेक्ट करना होगा, अब आपको नेचर ऑफ लोन, नेचर ऑफ डिपॉजिट ये भी बताना होगा। और एक नया कोडिंग सिस्टम आ गया है, उस कोडिंग सिस्टम को अगर हम देखें यहाँ पर नोटिफिकेशन में, तो अब आपको उस कोडिंग जब आप करोगे ना ड्रॉप डाउन में, तो वहाँ पर आपको नेचर ऑफ अमाउंट, रिसिट और रीपेमेंट ये बताना है कि कैसे आपने एक्सेप्ट किया है या रीपेमेंट किया है। तो अलग अलग कोड होगा, ABCDEFGH, कैश पेमेंट का A, कैश रिसिट का B, पेमेंट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक C, रिसिट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक D, ट्रांसफर ऑफ एसेट तो नहीं किया है, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी तो नहीं है, कन्वर्जन ऑफ एसेट तो नहीं किया है। इस तरह करके अलग अलग यहाँ पर नेचर है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ क्या रिपोर्ट करते थे क्लॉज 31 में, किससे लिया है, उसका पैन, उसका नाम, उसका आधार, कितना अमाउंट है। अब यहाँ पर आपको नेचर भी बताना है और नेचर ऑफ पेमेंट या नेचर ऑफ रिसिट भी बताना है। ड्रॉप डाउन से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो क्लॉज 31 में इसको ऐड किया गया है। इसके अलावा क्लॉज 36B में बाई बैक ऑफ शेयर, ये पहले भी रिपोर्ट करते थे, बट यहाँ पर अभी क्या रिपोर्ट करना है यहाँ पर कि जब बाई बैक होता है शेयर का, तो जो अमाउंट रिसीव होता है वो, और वो जब आपने शेयर खरीदा था कभी भी 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, उस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी शेयर की, तो ये चीज़ें आपको अब रिपोर्ट करनी है इस नए क्लॉज 36B में। तो ये थे वो छोटे बड़े चेंजेस जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, ये जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का 28 ऑफ मार्च को, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके थ्रू टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 1 अप्रैल 2025 से ये छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हैं, अगर मैं इसको पूरा एक समरी आपको दूं। एक पहला, एक तो क्लॉज 31 में लोन एडवांसेस, लोन डिपॉजिट का जो चेंज हुआ है ये, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है एमएसएमई से रिलेटेड ये जो ब्रेकअप मांगा गया है। अब इससे रिलेटेड कंफ्यूजन भी है, तो अब फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन गाइडलाइन मेरे हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। अब देखते हैं क्या होता है।
बहरहाल ये वो चेंज है टैक्स ऑडिट के जो आने वाले 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।